तो पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे, हम लोगों ने कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और उन मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो 4th चैप्टर है जो हमारा सिलेबस में, उसी 4th चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं हीटिंग डाल दिया हूँ इंसुलेटिंग मटेरियल्स का, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में हमको देखना है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और ये कहाँ यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमको कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अब पहले क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं ये चीज़ हमको जानना है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, तो आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, हमारा जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है इनको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैं आपको सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जिसमें मैं आपको बताया था कंडक्टिंग मटेरियल्स, उसके बाद दूसरा था हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स और तीसरा था हमारा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम बहुत, कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग बाद में कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को क्या देखना है इसमें, ये दूसरा वाला जो है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं ये चीज़ हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, तो आप सबको पता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स पहला क्या करेंगे, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो ये जो वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो ये आप सबको पता है, मतलब अब जहाँ जहाँ करंट का फ्लो नहीं करवाना चाहते वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स के यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को अपने से पास नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग दूसरे में जाएंगे, तो दूसरे में अगर हम जाएंगे इंसुलेटिंग मटेरियल्स को एक और जैसा कैसे बता सकते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बताया था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होते हैं, हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगर न्यूक्लियस है, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा 2 ऑर्बिट्स है इसका, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इनको मैं क्या बोलूँगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलूँगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे ये कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छी बात है 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर हमको इंसुलेटिंग मटेरियल्स को कुछ और की तरह एक्सप्लेन करना है तो हम लोग क्या बता सकते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें वैलेंसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या इसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो आपका क्या होगा, ग्रेटर दैन 4 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में मेरा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, ठीक है। तो मतलब 4 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब वो मटेरियल होता है जिसमें वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो 4 से ज़्यादा रहते हैं, मतलब 4 से ज़्यादा मतलब 6 7 8 या 5 भी रहते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें पहला सीजन ये बताया था कि ये जो मटेरियल्स होते हैं इनमें करंट नहीं फ्लो होता, और दूसरा रीज़न आपको क्या बताया था, इनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कितना रहते हैं, 4 से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रीजन की वजह से हम इन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे ये डाउट आएगा कि सर ये 4 से ज़्यादा होने की वजह से ये इंसुलेटर्स क्यों हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए कंडक्टेंस में क्या होता है, कंडक्टेंस में आप सबको पता है कि इनमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, 4 से कम रहते हैं, ठीक है। तो 4 से कम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते।
स्टेबल नहीं होते, मतलब ये बहुत इजीली अपना न्यूक्लियस से जो बॉन्ड किया है वो बॉन्ड आराम से ब्रेक कर लेंगे, इनको बस थोड़ा बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल्स के सिनारियो में क्या होगा कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आपको मैं क्या बताया था यहाँ पे कि इनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो चार्ज से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जब इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज से ज़्यादा रहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इनका अगर चार्ज से ज़्यादा रहते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये क्या होगा, एक स्टेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। स्टेबल कंडीशन क्रिएट किए हैं मतलब क्या है कि ये ऐसा होते हैं कि इनको अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करेंगे, वो आप वोल्टेज अप्लाई करिए या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करिए, लेकिन आप अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिट से फ्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में अगर आप बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी आराम से इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना देगा। लेकिन इंसुलेटर में चार्ज से ज़्यादा होने की वजह से जब आप एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं कर पाएंगे। तो जब ये एनर्जी इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं। जब मेरे मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो कंडक्शन कहाँ से होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट का फ्लो मतलब आपको पता है कि करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहाँ पे करंट का फ्लो होने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी मटेरियल है जिसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इन मटेरियल का अगर मैं एक्सटर्नल एनर्जी दूंगा, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एनर्जी जो मैं इनको दे रहा हूँ, ये एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं कर पाएगा। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्री ही नहीं कर पाएगा तो इन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो इनकी वजह से इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनमें करंट का फ्लो नहीं होगा या इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यह आपका क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में कुछ है, ठीक है। तो अगर आप इसका रेजिस्टिविटी देखेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का भी अपना रेजिस्टिविटी होगा ना, क्योंकि करंट को तो फ्लो नहीं करवाने दे रहे। तो अगर आप इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स का अगर आप रेजिस्टिविटी देखना चाहते हैं तो इनका जो रेजिस्टिविटी रहता है वो 10⁻10 से लेकर 10⁻20 ओम मीटर रहता है, ठीक है। 10⁻10 मतलब 10 के बाद 10 जीरो से लेके 10⁻20 ओम मीटर रहता है, मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस है। तो इतना हाई रेजिस्टेंस है कि इनमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में है, ठीक है। तो उसके बाद आज हम लोगों को क्या देख रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स का, ठीक है। तो आपको इंसुलेटिंग मटेरियल समझ में आ गया होगा, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से ये न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड रहते हैं। तो आप एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो ये एक्सटर्नल एनर्जी इनको फ्री नहीं कर पाएगा। जब इनको ये फ्री ही नहीं कर पाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से बाहर नहीं ला पाएगा। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑर्बिट से बाहर ही नहीं ला पाएगा तो इनमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं पा रहे, ठीक है। तो उनके बाद इनका रेजिस्टिविटी रेंज देखेंगे तो कितना होगा, 10⁻10 से लेके 10⁻20 वोम्स होगा। यहाँ पे लिखा हूँ आपको 10⁻10 से लेके 10⁻20 वोम्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इनमें अगर हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना है तो मैं पहला चीज़ क्या करूँगा, इन प्रॉपर्टीज़ को मैं 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दूँगा, ठीक। तो सबसे पहला मैं क्या बोलूँगा, इनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है इनका क्या क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, ठीक है। उनके बाद इनका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, इनका जो रहता है वो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मान के चलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद इनका तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, मान लीजिए इनका तीसरा प्रॉपर्टी है मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उनके बाद इनका चौथा प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इनका पांचवा प्रॉपर्टी क्या होगा, विजुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मतलब मैं इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगे इनको मैं क्या कर रहा हूँ, 5 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या है वो मेरे, पहला है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद विजुअल प्रॉपर्टीज़। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ऐसा 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में
डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा तो इनमें सबसे पहला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैं जो देखने वाला हूँ वो है मेरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मेरा क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है मेरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का फ्लो को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी मटेरियल अगर करंट का फ्लो को अपोज कर रहा है तो उस मटेरियल का वो जो प्रॉपर्टी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करेगा, करंट को फ्लो को अपोज करेगा, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली क्या होता है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। जैसा कि मान लीजिए मेरे पास कोई केबल है, ठीक है। तो केबल के ऊपर क्या होगा, इंसुलेशन होगा, है ना। केबल के ऊपर क्या होता है, एक पीवीसी का कवरिंग होगा। ये पीवीसी का कवरिंग जो होता है केबल के ऊपर, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, उस केबल को इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो वो जो केबल के ऊपर जो पीवीसी है, प्लास्टिक जो है, मतलब पीवीसी मतलब आप जैसा देखते हैं कॉपर देखते हैं तो अंदर कॉपर रहता है, कॉपर के ऊपर पीवीसी रहता है, ठीक है। तो ये जो पीवीसी है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे कॉपर को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये साथों साथ ये पीवीसी क्या करेगा, इस कॉपर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बाहर नहीं जाने देगा। मतलब उस करंट को ये जो पीवीसी है क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस पीवीसी जो करंट को अपोज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पीवीसी यहाँ पे इंसुलेशन का काम कर रहा है और ये करंट को फ्लो होने से अपोज कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली वही होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मतलब ये मैं इंसुलेटिंग मटेरियल को कई इंसुलेशन जैसा यूज़ किया हूँ और वो इंसुलेटिंग मटेरियल वहाँ पे इसके अंदर जो करंट है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, अपोज कर रहा है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलूँगा, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस यहाँ पे दो टाइप्स के हो सकता है। एक हो सकता है सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस और दूसरा हो सकता है वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लीजिए सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई जैसा इंसुलेशन प्रोवाइड किया हूँ किसी केबल के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसका सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर मान लीजिए इसके सरफेस के ऊपर करंट आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, करंट को इसके सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं होने दे रहा। मतलब ये मेरा एक इंसुलेशन है, तो ये इंसुलेशन क्या कर रहा है, इसके सरफेस के ऊपर करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो उस सरफेस में करंट को फ्लो नहीं करवाने का जो प्रॉपर्टी रहता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये मेरा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना पूरा जितना भी इसका वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम में ये क्या कर रहा है, करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा। तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसमें जो है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस में दो टाइप्स थे, सरफेस और वॉल्यूम। सरफेस के ऊपर अगर करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा तो उसको सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर कंप्लीट वॉल्यूम में करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा तो उसको वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना दूसरे प्रॉपर्टी जाएंगे। हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको पहले ही पता है, हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किए है, वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसको मैं ज़्यादा आपको समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी अभी इसका जो दूसरा पार्ट है, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ रहे थे उसका प्रॉपर्टीज हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखे थे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि ये मतलब ये क्या होता है, किसी भी मेरे पास मटेरियल है, वो मैं आपको उसी समय बताया था, इंसुलेशन मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों कई कई एक ही जैसा आ जाते हैं, ठीक है। मतलब उसका प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे, कभी कभी इसका प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे, ठीक। तो ये मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल है, या इसको मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल रहा हूँ क्योंकि इसको मैं कैपेसिटर में यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर मान लो मैं ये 1 मीटर का एरिया लिया हूँ, तो इस एरिया के ऊपर मैं कितना वोल्टेज तक अप्लाई कर सकता हूँ ताकि ये मटेरियल में ब्रेक डाउन ना हो। मान लो इसके ऊपर मैं
10 kV अप्लाई किया हूँ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ। 15 kV अप्लाई किया हूँ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ। जैसे 16 kV अप्लाई किया हूँ, ब्रेक डाउन हो गया। मतलब ये मटेरियल क्या है, 15 kV का वोल्टेज तक ये आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 15 kV का वोल्टेज है उसको मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलूँगा। मतलब 15 kV पर मीटर लिखूँगा। मतलब इस मटेरियल का अगर मैं 1 मीटर का लिया हूँ लेंथ, और इस 1 मीटर के मैं 15 kV का वोल्टेज अप्लाई किया हूँ, तो इसमें ब्रेक डाउन नहीं होगा। मतलब ये 15 kV का आराम से स्टैंड कर लेगा, ठीक है। तो मतलब इसका डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैं क्या बोल सकता हूँ, 15 kV पर मीटर, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है, ये आपको बताता है परमिटिविटी होता है, ठीक है, एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये आपको बताया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं आपको पहले बता दी हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या है, पहला आपका आया है इंसुलेशन रेसिस्टेंस, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम अपना दूसरा प्रॉपर्टीज में जाएंगे जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स का क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बात करेंगे तो इसमें हमारा पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है। पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या कर रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो आप सबको पता है, ठीक है। देखिए मैं कहीं पे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया हूँ, और मैं किसी एक कॉपर वायर के ऊपर या एल्यूमिनियम वायर के ऊपर मैं इसको इंसुलेशन जैसा यूज़ किया हूँ, ठीक है। जब कॉपर वायर में करंट जाएगा तो कॉपर का अपना रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, हीट आएगा। तो वो हीट मतलब वहाँ पे टेम्परेचर आएगा, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा आ गया, मतलब वहाँ पे हीट ज़्यादा हो गया और टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो वो जो इंक्रीज टेम्परेचर है वो इस इंसुलेटिंग मटेरियल को डैमेज नहीं करना चाहिए, या इसके प्रॉपर्टीज़ में, इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाना चाहिए, ठीक है। मतलब टेम्परेचर एक यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब ये आपको क्या करेगा, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज को विथस्टैंड कर लेना चाहिए। क्योंकि भाई जब मैं इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करूँगा तो मैं इनको कहाँ यूज़ करूँगा, हाई मान लो मैं इसको अगर हीटर में यूज़ किया हूँ, हीटर में टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे अगर मैं जो इंसुलेशन यूज़ किया हूँ वो अगर मेल्ट हो गया तो आराम से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है इनका पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इनका ये टेम्परेचर को विथस्टैंड करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इनका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स का, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, वो है हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी हमारा क्या होता है कि देखिए ये जो ह्यूमिडिटी होता है ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल को असर करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर किसी भी मटेरियल में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ को पक्का असर करेगा। देखिए अगर मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल का काम क्या होना चाहिए, ये करंट को फ्लो नहीं होना करवाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर उस मटेरियल में ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से उस मटेरियल में क्या होगा, वो ह्यूमिडिटी की वजह से वो इतना ज़्यादा करंट को अपोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल में नहीं होना चाहिए। मतलब आपका इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल जो होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, ठीक है। आपका इंसुलेटिंग मटेरियल्स नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो इंसुलेशन ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। अगर वो ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो उसमें अगर ह्यूमिडिटी है ही नहीं तो वो ज़्यादा करंट को आराम से अपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वो है विस्कोसिटी, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी। तो अब सबको पता है विस्कोसिटी मतलब ये एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन ये फ्रिक्शन आपको कहाँ पे रहता है, ये फ्रिक्शन आपको लिक्विड्स में रहता है, ठीक है। क्योंकि हम अगर लिक्विड को किसी एक सरफेस के ऊपर डालेंगे तो लिक्विड्स में अलग अलग लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, एक मैकेनिकल टर्म है, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल्स में रहता है, ये हमारा मेनली कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आता है, लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में रहता है, ठीक है। तो लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है।
तो सोच लीजिए तब तक। लेकिन ये जो विस्कोसिटी होना चाहिए ये थोड़ा कम होना चाहिए ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी भी क्या करेगा, हमारा इंसुलेशन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए विस्कोसिटी भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो हमको, जब हम लोग लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल सेलेक्ट करें, सॉलिड मटेरियल्स में नहीं रहेगा, लेकिन जब हम लोग लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल्स ले रहे हैं तो उस समय हमको ये विस्कोसिटी, मतलब एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन है लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, लिक्विड्स में एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब हम लोग लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल्स चूज़ करेंगे तो तब हम लोगों को ये विस्कोसिटी को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। भाई ये पोरोसिटी क्या है, आप लोगों को डाउट आएगा, ठीक है। तो ये पोरोसिटी क्या है, ये पोरोसिटी मतलब आप कोई भी मटेरियल लेंगे, जब हम लोग मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उन मटेरियल्स में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं। तो इन छोटे छोटे होल्स नॉर्मली आपके आई को नहीं दिखेंगे, लेकिन आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे उस मटेरियल को तो आपको वो छोटे छोटे होल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोरस क्या अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर देखिए मैं कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लिया हूँ, तो इस मटेरियल को जब वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, इनमें कुछ छोटे छोटे होल्स रह गए, ठीक है। तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं इंसुलेटिंग मटेरियल को ले लिया हूँ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे होल्स क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मान लो इस मटेरियल को मैं कोई ऐसा कुछ जगह पे रखा हूँ, उस जगह पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी हो गया, बारिश हुआ तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। तो अब उस जगह में ह्यूमिडिटी है और इस मटेरियल में क्या है, छोटे छोटे होल्स है, मतलब पोरस है। तो ये छोटे छोटे होल्स क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी जाके उन होल्स में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है, मतलब सेटिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस मटेरियल को मैं कहीं रखा हूँ और इस मटेरियल के अंदर छोटे छोटे होल्स है, पोरस है, और इस मटेरियल को मैं कहीं रखा हूँ तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी हुआ, तो वो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, आके इन छोटे छोटे होल्स में बैठ जाएगा। जब वो ह्यूमिडिटी आके इन छोटे छोटे होल्स में बैठ जाएगा तो इस मटेरियल का जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ये मटेरियल क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग कोई मटेरियल चूज़ कर रहे हैं तो उस समय हमको ये पोरोसिटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पोरोसिटी क्या करेगा, मटेरियल के अंदर छोटे छोटे होल्स रख देगा और उन छोटे होल्स की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी जाके बैठने का चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, हमारा डेंसिटी, ठीक है। हमारा अगला मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल को डेंसिटी पे डिपेंड होकर भी लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मुझे कोई एक छोटा सा मशीन बना रहा हूँ मैं, तो छोटा सा मशीन एक पोर्टेबल मशीन है, ठीक है। मान लो मैं कोई एक पोर्टेबल इक्विपमेंट बना रहा हूँ, पोर्टेबल मतलब मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसको पकड़ के ले जा सकता हूँ, हाँ आराम से मूव कर सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा मशीन है तो एक ही जगह रखना पड़ेगा, उसको इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोर्टेबल मतलब हम जहाँ जाएंगे वहाँ उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोई पोर्टेबल मशीन बना रहा हूँ, ठीक है। तो पोर्टेबल मशीन मतलब हाथ में ले जाने का लायक होना चाहिए, मतलब वो छोटा होना चाहिए। तो छोटा मशीन जब मैं बना रहा हूँ तो उसमें अगर मुझे इंसुलेशन यूज़ करना है तो वो ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए ना, कम वेट यूज़ करना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर किसी भी मटेरियल का डेंसिटी कम है तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो जब मटेरियल का वेट कम है तो उसको मैं कोई भी मटेरियल, मान लो मैं कोई इंसुलेटिंग तो इन मटेरियल्स में, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स में क्या होता है, लो वेट वाले मटेरियल्स चाहिए होता है। अगर मैं इंसुलेशन भी करना है मुझे, तो मुझे ऐसा इंसुलेशन लेना चाहिए जिसका वेट कम हो, ठीक है। तो वेट कम मतलब जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल ले रहा हूँ उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल का डेंसिटी कम है तो उसका वेट कम होगा, तो उसको मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, कुछ पोर्टेबल इक्विपमेंट में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। जो 5 वाला है डेंसिटी, ये डिपेंड एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे मुझे पोर्टेबल इक्विपमेंट डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे मैं ये ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखे हो, तो पहला आप लोगों ने देखा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करेगा, विस्कोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं हमारा अगला प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम लोग तीसरा ग्रुप में जा रहे हैं। तीसरा हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो क्या थर्मल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स जब हम लोग चूज़ करेंगे तो हम लोग को थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी देखना पड़ेगा। जैसा इसमें पहला क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
पहला क्या होगा, मतलब हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल चूज़ कर रहे हैं तो उसका थर्मल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हमको मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहिए। क्यों? ठीक, देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है या हाई टेम्परेचर में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसुलेशन जैसा यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, अंदर का करंट को बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन अंदर करंट हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो जो हीट अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो इस मटेरियल को मेल्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल मेल्ट तभी नहीं होगा जब इस मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट, मान लो तो मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ इंसुलेशन, जैसे कि मैं एक कोई हीटर बनाया हूँ, उसका जो टेम्परेचर है मान लीजिए वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ वायर है, अब मुझे इस मटेरियल यहाँ इस मशीन में टेम्परेचर कितना जा रहा है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। तो अब इस मशीन में मुझे इंसुलेशन देना है करंट वाइज को, तो वहाँ पे मुझे ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, क्योंकि मैं बताऊँ आपको इस मशीन में टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जब मैं इनको इस मतलब ऐसा मशीन में अगर मैं इंसुलेशन यूज़ करना है तो मुझे ऐसा इंसुलेशन में यूज़ करना पड़ेगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा दूसरा क्या होगा, हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल्स मान लो पहला इनका जो लेंथ है वो है मान लो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इनको थोड़ा ही ये मटेरियल्स जहाँ पे रखा हूँ मान लीजिए वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो जब टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ तो इन मटेरियल्स का लेंथ में क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज़ होगा, जैसा 100.9 या 101 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर की वजह से इनका जो ये मटेरियल्स क्या है थोड़ा एक्सपैंड हो गई है, ठीक है। तो कुछ कुछ एप्लीकेशंस में एक्सपेंशन भी अलाउड नहीं है, जैसा आपका रेलवे में ऊपर जो तार रहता है वो अगर एक्सपैंड होगा तो आपका इंजन का जो पेंटाग्राफ रहता है ऊपर जो ऐसा रहता है उसको पेंटाग्राफ बोलते हैं, वो तार को जाके टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वैसा एप्लीकेशंस में हीट के साथ साथ एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तो वो एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो वैसा जगह में हम लोग क्या कर सकते, तो वहाँ पे हम लोगों को थर्मल एक्सपेंशन को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ में दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ में तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, मान लो मैं कोई मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस मटेरियल को मैं किसी वायर के ऊपर इंसुलेशन यूज़ किया हूँ, मान लो वायर में अंदर कॉपर है, तो कॉपर में क्या हुआ, हीट आ गया, ठीक है। अब इसके कॉपर के ऊपर मैं जो इंसुलेशन यूज़ किया हूँ तो अगर वो इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई मटेरियल है, तो इस मटेरियल का अगर मैं ऐसा मटेरियल लिया हूँ तो अगर मैं इसको इधर साइड हीट किया हूँ तो हीट क्या होना चाहिए, इस मटेरियल के थ्रू फ्लो करके इधर साइड भी क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी मतलब वो मटेरियल क्या होना चाहिए, हीट को कंडक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स को भी, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स को थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई कॉपर है, तो ये कॉपर है, तो इस कॉपर के ऊपर मैं क्या किया हूँ, इंसुलेशन प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। इस कॉपर के ऊपर मैं क्या किया हूँ, इंसुलेशन प्रोवाइड किया हूँ। तो मान लो कॉपर के ऊपर करंट फ्लो हुआ तो इस कॉपर में क्या हो गया, हीट आ गया, ठीक है। तो अब ये ऊपर जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया हूँ अगर इसका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी हीट आया उस हीट को ये क्या करेगा, बाहर भेज देगा। क्यों, क्योंकि भाई एक थर्मल कंडक्टिविटी है, ये क्या कर रहा है, मतलब अब ये कंफ्यूज मत होइए, इसका ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये करंट को नहीं कंडक्ट करवाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, हीट को कंडक्ट करवाएगा। मतलब जो भी हीट अंदर इस मटेरियल में आया है वो हीट अगर इस इंसुलेशन के पास आया तो इस इंसुलेशन से वो हीट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ एप्लीकेशंस में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल करंट को नहीं कंडक्ट करवाना चाहिए, लेकिन जो हीट आ रहा है उसको वो बाहर कंडक्ट करवाना चाहिए ताकि वहाँ पे हीट कम होते रहे, ठीक है। तो ये आपका क्या है,
तीसरा प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। उसके बाद इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज में अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, हीट रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। हीट रेसिस्टेंस मतलब फिर से वही बात आया, ठीक है। मतलब आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हीट को विथस्टैंड करना चाहिए, मतलब ज़्यादा हीट हो गया तो उसको वो विथस्टैंड करना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा प्रॉपर्टी जो थर्मल प्रॉपर्टीज में आएगा वो आपका क्या आएगा, थर्मल एजनिंग, ठीक है। तो थर्मल एजनिंग मतलब क्या होता है, कुछ मटेरियल्स में, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स में क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए, मान लो ज़्यादा सालों के लिए, मान लो 10 साल या 15 साल क्या हुए, ये बार बार हीट हो रहे, उसके बाद कूल हो रहे, हीट हो रहे और उसके बाद कूल हो रहे। तो बार बार हीट होने की वजह से इन मटेरियल्स का जो लाइफ होता है वो लाइफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसके बाद वो मटेरियल ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एजनिंग बोलते हैं। थर्मल एजनिंग मतलब बार बार हीट को कंडक्ट करवा, सालों से हीट को कंडक्ट कर रहा है, उसका एज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज में। पहला क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा आपका थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा आपका थर्मल कंडक्टिविटी, चौथा आपका हीट रेसिस्टेंस और पांचवा आपका थर्मल एजनिंग, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है आपका। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है, बहुत कम है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसके बाद हमको क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें हमारा पहला प्रॉपर्टी जो होगा वो हमारा क्या होगा, केमिकल रेसिस्टेंस। मतलब केमिकल रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, मान लो मैं कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया हूँ और मान लो मैं उसको ऐसा जगह पे यूज़ किया हूँ जहाँ पे केमिकल्स आके उसके साथ टच होता रहे, ठीक है। तो तब वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या होना चाहिए, एक अच्छा केमिकल रेसिस्टेंस होना चाहिए। मतलब अगर कोई केमिकल आके उसको टच किया तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो उस केमिकल को विथस्टैंड करना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है। सॉरी एक मिनट मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब वाटर को ऑब्जर्व करने का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बताया था, कोई मेरा जो इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस, मेरा जो इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा, ठीक है, मेरा जो इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा उसमें क्या होना चाहिए, वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा जो इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी मटेरियल को वाटर ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं। वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब मैं आपको वहाँ पे बोला था, मैं जो भी इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस मटेरियल यूज़ करूँगा वो मेरा क्या होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये वो मटेरियल्स होते हैं जो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। तो जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल आप चूज़ करेंगे वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वाटर को ऑब्जर्व करने का प्रॉपर्टी को ये क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं। और वो हाइग्रोस्कोपिसिटी अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रहता है। कुछ मटेरियल्स का ज़्यादा रहता है, मतलब वो मटेरियल ज़्यादा हीट वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ मटेरियल्स का कम रहता है, मतलब वो मटेरियल्स कम वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, एजनिंग। तो फिर से वही बात है, जैसे जैसे मटेरियल को यूज़ करते जाएंगे तो एज के साथ वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले केमिकल रेसिस्टेंस, उसके बाद हाइग्रोस्कोपिसिटी, उसके बाद एजनिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ में, वो है मेरा इस ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है मेरा विजुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मतलब मेरा मटेरियल देखने में कैसे लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो विजुअल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब मेरा मटेरियल देखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपीयरेंस बोलते हैं। मतलब शेप क्या है उस मटेरियल का, साइज क्या है, उसको अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है कलर। मतलब जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल में ले रहा हूँ उसका कलर क्या है, उसको कलर बोलते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, क्रिस्टलिटी, ठीक है। तीसरा क्या है मेरा, क्रिस्टलिनिटी। क्रिस्टलिनिटी मतलब अगर मैं इस मटेरियल को माइक्रोस्कोप, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लिया हूँ और उसको मैं अगर किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा हूँ तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या तीनों, तो ये आपके क्या है, सारे 5 प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और
विजिबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मतलब हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ को ऐसा 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगर कोई डाउट है तो जैसा मैं तो आज यहीं पे बंद करेंगे। उसके बाद आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो ग्रुप बना है उसमें भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या अगर आपके पास मेरे नंबर सेव हुए तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।